आज हम लोग बात करेंगे सेल की। तो पहले हम बात करते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब तुम किसी को भी देख लो, कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास काफ़ी सारे सेल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो अब हम बात करते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो सबसे पहले आए थे रॉबर्ट हुक, जो आप सबको तो पता ही होगा कि रॉबर्ट हुक ने पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक। तो पहले आए थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल देखा था, वो भी प्लांट के कॉर्क से। प्लांट के कॉर्क से उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद में आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने पहले एक लाइव सेल डिस्क्राइब किया था। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, एंटोन वॉन एक सेकेंड, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल डिस्क्राइब किया था। मतलब डिस्कवरी तो सेल की कब हुई थी, जब माइक्रोस्कोप ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आए थे, उसी टाइम इन्होंने लाइव सेल की डिस्कवरी की थी। फिर आए थे हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी सबसे पहले। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उसके बाद अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी में मतलब सब ने अपने अपने आइडियाज़ दिए थे। इन तीनों ने तो डिस्कवर कर दिए थे, उसके बाद में काफ़ी सारे लोग आए थे नए नए आइडियाज़ लेके, जिन्होंने ये डिस्कवर मतलब और ज़्यादा उसको देखा कि आखिर होता क्या है ये। तो फिर पहले आए थे 1838 में मैथियास शेल्डन। मैथियास शेल्डन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने काफ़ी सारे प्लांट्स को ऑब्ज़र्व कर रखा था। तो फिर इनके साथ में एक और, मतलब कि इन्हीं के टाइम में एक और भी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान इन्होंने डिस्कवरी की थी 1839 में। और ये थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट।
ठीक है। तो फिर इन दोनों ने मतलब स्टडी करके ये पता करा था कि जो सेल है वो एक आउटर थिन मेम्ब्रेन से कवर है, जैसे कि कोई भी सेल, ऑल्दो हमें अभी पता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम नहीं बताया था, सिर्फ इतना बताया था कि सेल जो है वो एक थिन आउटर लेयर के साथ कवर है। तो और उन्होंने ये भी बताया था कि मतलब जो ये थे थियोडोर श्वान, इन्होंने प्लांट की भी स्टडी कर रखी थी, तो इन्होंने ये भी बोला था कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक करेक्टर होता है जो कि होता है प्लांट सेल वॉल। सेल वॉल हम जानते हैं कि एनिमल सेल के पास नहीं होती है, तो वो सिर्फ प्लांट सेल के पास ही होती है। तो इन्होंने बताया था कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक करेक्टर होता है जो कि सेल वॉल। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिट प्रेजेंस, एक सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल is the unique character of plant cell। ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि प्लांट सेल के पास एक यूनिक करेक्टर होता है जो कि होती है सेल वॉल। अब सेल वॉल एनिमल सेल के पास तो होती नहीं है, तो प्लांट सेल का ये यूनिक करेक्टर होता है। उसके बाद में आए थे 1855 में उसके बाद में 1855 में आए थे 1855 में आए थे रुडोल्फ वर्चो। अब इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बोला था कि जो सेल है, मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक्चुअली, जो कि था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है? अब इन्होंने इसका मतलब होता है कि जो जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। जैसे कि एक सेल है वो डिवाइड करेगा और फिर दूसरे काफ़ी सारे सेल बनाएगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है, सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि ऑल लिविंग सेल्स are arise from pre-existing cells। ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। अब हमें सेल थ्योरी से दो चीज़ें फाइनली पता चली है, जो कि है पहली ये कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाँ, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स या फिर सेल के प्रोडक्ट से ही बनते हैं। अब उसके बाद में और ये भी हमें पता चला था दूसरी ये कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज हो रहे हैं। तो ये हम लिख भी सकते हैं, जैसे कि पहला ये कि all living cells are arise from pre-existing cells and all living organisms are composed of cells and product of cells। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेल का ओवरव्यू। तो सेल के पास एक सेल है तो उसके पास डिफरेंट शेप या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अब जैसे कि मान लो हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ सेल्स लिए हैं, तो ये है रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर और राउंड स्ट्रक्चर का होता है, और
वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं। तो ये सारे मतलब किसी भी स्ट्रक्चर या फिर साइज, ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल्स एक ही साइज़ या फिर एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो। सेल में स्ट्रक्चर या फिर साइज़ वेरी कर सकता है। अब जैसे कि जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल है जो वो लॉन्गेस्ट सेल होता है, जैसे कि हमें पता है। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल, अब हम इनके साइज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है, इसका जो साइज़ होता है वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है। इसकी डायमीटर होती है 7 माइक्रोमीटर। और वाइट ब्लड सेल जो होता है, इसकी डायमीटर होती है, मतलब ये सारे साइज़ पे वेरी कर सकते हैं। जैसे कि एक माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा सेल होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है इसकी लेंथ। और लेकिन बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी लेंथ तो 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकती है, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए इसकी लेंथ जो होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास ही बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स होते हैं। बाकी एनिमल सेल ले लो, प्लांट सेल ले लो, ये सारे यूकैरियोट्स में ही आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनके पास न्यूक्लियस होता तो है, लेकिन वो कवर नहीं होता, मतलब कि उनके पास न्यूक्लियर एनवेलप ही नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल पहले तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया को, रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया। उसके बाद में अब ये मतलब काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जैसे कि बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद में हम ये इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गे भी आ सकता है, माइकोप्लाज्मा भी आ सकता है, और पीपीएलओ भी आ सकता है। पीपीएलओ एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, जैसे कि पीपीएलओ, ठीक है। और इनके साइज मतलब बैक्टीरिया भी शेप और साइज पे डिफरेंशिएट हो सकते हैं। जैसे कि 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस और ये होता है विब्रियो, कॉकस एंड स्पाइरुलम। तो बैसिलस हम नाम देते हैं किसको? रॉड लाइक शेप को। तो रॉड लाइक शेप अगर होती है तब हम उसको बोलते हैं बैसिलस। और विब्रियो होता है कॉमा लाइक शेप। कॉकस का मतलब स्फेरिकल। और स्पाइरुलम होता है मतलब स्पाइरल शेप। अब इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कि बैसिलस मतलब रॉड लाइक। तो रॉड लाइक बैक्टीरिया ये
ऐसे रॉड लाइक हो गए, कॉमा लाइक मतलब ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद है स्फेरिकल, मतलब यही स्फेयर, स्फेयर लाइक। स्फेरिकल। और स्पाइरल मतलब इस तरह से हो जाएंगे, स्पाइरल। ये हो गए स्पाइरल। तो इस तरह से बैक्टीरिया हो जाते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के अब कुछ फंक्शंस होते हैं, जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।